वेलकम बैक टू अनदर पार्ट। और इस पार्ट के अंदर हम प्रिपरेशन और ट्रीटमेंट को देखने लगे हैं। तो सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है रैपिड एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन। यानी ये हम कब देंगे, ये हमने तब देनी है कि जब हमने फ़ौरन ग्लूकोज के लेवल को कम करना है। सेकेंड जो है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, या ना तो ये ज़्यादा रैपिड है ना ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है जिसके अंदर हमें प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट है, जब फास्टिंग में हमने ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना है। इंसुलिन कम्बिनेशन में इन सब के कम्बिनेशन के साथ हम यूज़ करेंगे। और लास्ट में हमारे पास स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वर्सेस इंटेंसिव ट्रीटमेंट आता है। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हम कहते हैं कि जिस ट्रीटमेंट को सारे फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इंटेंसिव ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट जिसमें हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के अंदर मजीद एडिशंस करते हैं ताकि और फिर वो ट्रीटमेंट एक एग्रेसिव ट्रीटमेंट की तरफ ले जाते हैं उस ट्रीटमेंट को। अब हमारे पास आता है रैपिड एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। यानी हम फर्स्ट प्रिपरेशन को देखने लगे हैं। इसके अंदर हमारे पास 4 फर्दर प्रिपरेशन है जिसमें नंबर 1 रेगुलर इंसुलिन है, इंसुलिन लेस्प्रो है, इंसुलिन एस्पार्ट है और इंसुलिन ग्लूलोसिन है। अब ये सब क्या होता है? इसमें सबसे पहले अगर हम रेगुलर इंसुलिन की बात करें तो उसकी ये इन्होंने एक प्रॉपर्टीज़ बताई हैं कि ये शॉर्ट एक्टिंग होती है, सॉल्युबल है और क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन है। और ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास द रेस्ट ऑफ 3 प्रेपरेशंस है, लेस्प्रो, एस्पार्ट एंड ग्लूलोसिन, दे आर क्लासिफाइड एज रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। यानी रेगुलर इंसुलिन को हमने शॉर्ट एक्टिंग कहा है, लेकिन जो बाकी की 3 है उनको हमने रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कहा है। अब इनके अंदर ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है इसको हम आगे देखेंगे। द मॉडिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ रेगुलर इंसुलिन प्रो एनालॉग्स दैट रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। यानी क्या होता है? अगर हम एक नॉर्मल बात करें तो जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की वजह से ये जो डिफरेंस आ रहा है प्रोटीन से, अब प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड से बनते हैं और वो चेन जो होती है पॉलीपेप्टाइड की वो 2 चेन भी हो सकती हैं या 3 भी हो सकती हैं। और जो चेन पेप्टाइड बॉन्ड से बनते हैं, पेप्टाइड जो बेसिकली क्या है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर्ड और फंक्शनल यूनिट जो है वो अमाइनो एसिड है। जब अमाइनो एसिड मिलते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो पॉलीपेप्टाइड बनेंगे और फिर एक प्रोटीन बनता है। अब ये जो सारी सीक्वेंस है, अगर इस सीक्वेंस में कहीं भी एक माइनर चेंज आ सकता है तो सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो सारा डिस्टर्ब हो सकता है। बेसिक लेवल पे बात करें जो अमाइनो एसिड से स्टार्ट हो रहा था ये स्ट्रक्चर, अगर उसके अंदर कोई भी चेंजिंग आती है, कोई भी उसमें कोई रिवर्स इफेक्ट आता है तो उससे ये सारा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास बेस्ट एग्जांपल एनीमिया की है, क्योंकि एनीमिया में क्या होता है कि सिर्फ एक अमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाता है जिसकी वजह से जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं वो सिकल सेल की तरफ चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन लिस्प्रो डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर इंसुलिन। फर्दर इन्होंने एग्जाम्पल भी बताई है कि जो इंसुलिन लिस्प्रो है वो किस तरह से रेगुलर इंसुलिन से डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइसिन एंड प्रोलीन एट पोजीशन 28 एंड 29 इन द बीटा चेन आर रिवर्स। उसमें क्या होता है कि अगर उनकी चेन जो सिर्फ पोजीशन होती है 28 और 29 वो रिवर्स हो जाती हैं। यानी हमारे पास जो लाइसिन और प्रोलीन है ये अमाइनो एसिड्स हैं। और फॉर एग्जांपल अगर लाइसिन 28 पोजीशन पे है और प्रोलीन 29 पोजीशन पे है तो रेगुलर इंसुलिन पे उनकी पोजीशन रिवर्स हो जाती है। जो 28 पे है वो 29 पे चला जाता है, 29 28 पे चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? मोर रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है, क्विकर ऑनसेट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आफ्टर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। यानी सिर्फ एक छोटी सी पोजीशन की चेंज होने की वजह से उसके अंदर ये सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, जिसके अंदर से रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है, क्विकर ऑनसेट होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन हो जाती है। तो ये एक छोटे से सीक्वेंस से ये सारा स्ट्रक्चर इस तरह से डिस्टर्ब हो सकता है। फिर उसके बाद फर्दर अगर हम इसको देखें रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को, तो दे आर एडमिनिस्ट्रेड टू मिमिक द प्रेंडियल रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड टू कंट्रोल द पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज। यानी प्रेंडियल ग्लूकोज कहते हैं दैट ड्यूरिंग मील टाइम जो इंसुलिन रिलीज हो रही होती है, और पोस्ट प्रेंडियल कहते हैं कि जो आफ्टर मील इंसुलिन रिलीज होती है। रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग ये इनको भी मिमिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है एंड दे आर ऑल्सो भी यूज इन केसेज वेयर स्विफ्ट करेक्शन ऑफ एलिवेट ग्लूकोज इज नीडेड। अब ये हम वहाँ पे यूज़ करेंगे कि जहाँ पे हमें स्विफ्ट करेक्शन चाहिए होती है, यानी हमें फ़ौरन अगर ग्लूकोज को कंट्रोल में लाना है तो तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड कैन आल्सो बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद लॉन्गर एक्टिंग के साथ इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ फास्टिंग ग्लूकोज। Regular insulin should be injected subcutaneously 30 minutes before meal, whereas the rapid acting insulin are administered in the 15 minutes preceding a meal or within 15 to 20 minutes after starting a meal.
यानी ये इंसुलिन लगाने का एक आपको प्रॉपर सीक्वेंस तरीका बताया कि अगर हम इंसुलिन किसी डायबिटिक पेशेंट में इंजेक्ट कर रहे हैं तो या तो हमें खाने से 30 मिनट बिफोर उसको इंजेक्ट करना है, और अगर हम फॉर वेयर एज लेकिन जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होगी रेगुलर को हमने खाने से 30 मिनट बिफोर करना है, लेकिन जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होगी उसको या तो हमने 15 मिनट बिफोर या फिर अगर हमने मील ले लिया है तो उसके विद इन 15 to 20 मिनट हमने इंसुलिन को इंजेक्ट करना है। उसके बाद है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन आर कॉमनली यूज इन एक्सटर्नल इंसुलिन पंप एंड दे आर ऑल्सो सूटेबल फॉर IV एडमिनिस्ट्रेशन। जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है उसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं एक्सटर्नल इंसुलिन पंप के लिए। उसके बाद हमारे पास जो क्लास आती है वो आती है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन की। इसके अंदर जो हमारे पास आ रहा है वो है न्यूट्रल प्रोटामिड हेजडोन। इंसुलिन इज अ इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन दैट इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ जिंक एंड प्रोटामिन। यानी हमने जैसे रैपिड में देखा वो जिंक से बना था, लेकिन इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें जिंक एंड प्रोटामिड है। किस लिए यूज़ की जाती है? फॉर बेसल फास्टिंग कंट्रोल इन टाइप 1 या टाइप 2। यानी इसके अंदर जो फास्टिंग ग्लूकोज है जो टाइप 1 टाइप 2 में मील टाइम ग्लूकोज कंट्रोल के लिए हम यूज़ करते हैं। it should be given only subcutaneously, never IV। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसको हमने सिर्फ सबक्यूटेनियसली यूज़ करना है, IV के थ्रू हमने इसको यूज़ नहीं करना। एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन रैपिड ग्लूकोज लोअरिंग इज नीडेड। फिर हमारे पास आती हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रेपरेशन। इसके अंदर हमारे पास दो तरह की इंसुलिन है, एक हम ग्लार्गिन की बात करेंगे, दूसरा हम डेट्रीमर की बात करेंगे। सबसे पहले हम ग्लार्गिन की बात करते हैं कि द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ इंसुलिन ग्लार्गिन इज लोअर देन दैट ऑफ ह्यूमन इंसुलिन which leading to formation of precipitate at the injection site that will release the insulin over an extended period। यानी आइसोमेट्रिक इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? ये वो पॉइंट है, वो स्टेज है जहाँ पे पार्टिकल पे कोई भी इलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं होता। ग्लार्गिन इंसुलिन जो है उसका जो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो लोअर होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन इंसुलिन, जिसकी वजह से क्या होता है कि फॉर्मेशन हो जाती है, प्रेसिपिटेट बन जाता है एट द इंजेक्शन साइट, और उस प्रेसिपिटेट से फिर क्या होगा, इंसुलिन निकलती रहेगी फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। और जो क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग है और हमें चाहिए भी इसका लॉन्ग इफेक्ट है, तो इसका इफेक्ट थोड़ा जो है वो डिले आएगा, लेकिन इसका इफेक्ट रहेगा फॉर द लॉन्ग टाइम। इट हैज़ अ स्लोअर ऑनसेट देन NPH इंसुलिन। ऑनसेट जो इसका एज कम्पेयर टू NPH इंसुलिन इससे थोड़ा स्लो होता है। एंड अ फ्लैट प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लिसेमिक इफेक्ट विद नो पीक। इंसुलिन डेट्रीमेर हैज़ अ फैटी एसिड चेन दैट इनहेंस द एसोसिएशन टू एल्ब्यूमिन। ऑन द अदर हैंड अब अगर हम डेट्रीमेर की बात करें तो डेट्रीमेर का क्या होता है? डेट्रीमेर एक फैटी एसिड साइड चेन होती है जिसने क्या करना होता है, इनहेंस द एसोसिएशन टू एल्ब्यूमिन। यानी इसके पास फैटी एसिड साइड चेन है जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन से एसोसिएशन कर देती है, लेकिन फिर बाद में स्लोली इट विल डिसोसिएट फ्रॉम एल्ब्यूमिन एंड विल रिजल्ट इन लॉन्ग एक्टिंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ इंसुलिन ग्लार्गिन। पहले ये एसोसिएशन करेगी एल्ब्यूमिन के साथ, एल्ब्यूमिन हमारा ब्लड में प्रेजेंट है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये उसे थोड़ी देर बाद स्लोली डिसोसिएट कर जाएगी और फिर अपनी वही प्रॉपर्टीज़ शो करेगी जिस तरह हमारे पास इंसुलिन ग्लार्गिन अपनी प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा था। एज विद NPH इंसुलिन ग्लार्गिन एंड इंसुलिन डेट्रामिन आर यूज्ड फॉर बेसल कंट्रोल। ठीक है, इसको भी हम बेसल कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड शुड ओनली बी एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली। Neither long-acting insulin should be mixed in the same syringe with other insulin because doing so may alter the pharmacodynamic profile। अब ये इन्होंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया है कि हमने ऐसा नहीं करना कि हमने दो इंसुलिन्स को हमने एक ही सेम सिरिंज के अंदर यूज़ कर लिया है। लाइक अगर हम इंसुलिन ग्लार्गिन और इंसुलिन डेट्रामिर को एक ही सिरिंज के अंदर यूज़ करेंगे तो इसका क्या नुकसान होगा कि जो फार्माकोडायनामिक प्रोफाइल है डैट विल ऑल्टर। यानी फार्माकोडायनामिक प्रोफाइल के किस तरह ड्रग ने किस तरह बॉडी को इफेक्ट करना है, उसका क्या बिहेवियर सारा आ रहा है वो सारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम प्रीवियस में बात कर रहे थे कि हमने सेम सिरिंज के अंदर इंसुलिन को इंजेक्ट नहीं करना, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमने कम्बिनेशन के साथ यूज़ करना है। तो वो इसलिए कम्बिनेशन के लिए हम कुछ इंसुलिन को कम्बिनेशन के साथ यूज़ करेंगे, उसका मिक्सचर आ जाएगा क्योंकि ये इफेक्ट को इन्हेंस करेंगी। दैट्स वाई इनको हम जो है वो कम्बिनेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। 70% NPH इंसुलिन को प्लस 30% रेगुलर इंसुलिन के साथ भी हम कम्बिनेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, या इन दोनों का 50% भी हमारे पास हम इसको यूज़ कर सकते हैं। Use of premixed combination decrease the number of daily injection but make it more difficult to adjust the individual component of insulin।
इससे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ़ डेली इंजेक्शन है वो तो डिक्रीज़ कर जाएंगे, लेकिन इट विल मोर डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट द इंडिविजुअल कंपोनेंट। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पर्सन को एक सेपरेट हम पर्सन को दे रहे होते हैं इंसुलिन की डोज, तो वो उसकी एक प्रॉपर डोज सेट हो जाती है। लेकिन फिर जब हम कम्बिनेशन पे थोड़ा सा उसको देंगे तो माइट भी पॉसिबल कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सके। अब हमारे पास लास्ट में आता है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वर्सेस इंटेंसिव ट्रीटमेंट। सो स्टैंडर्ड इंसुलिन थेरेपी इन्वॉल्व द ट्वाइस डेली इंजेक्शन। स्टैंडर्ड के अंदर हमने डेली 2 इंजेक्शन यूज़ करने हैं। बट ऑन दी अदर हैंड इंटेंसिव ट्रीटमेंट के अंदर हम जो है 3 या मोर इंजेक्शन यूटिलाइज कर सकते हैं विद फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ADA रिकमेंड अ टारगेट मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ 154। जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है वो क्या रिकमेंड करती है, उनका टारगेट है कि जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो 154 हो। और इंटेंसिव ट्रीटमेंट इज़ मोर लाइकली टू अचीव दिस गोल। इंटेंसिव ट्रीटमेंट बहुत प्रेफर किया जाता है टू अचीव दिस गोल। एंड नॉर्मल मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है हमारे पास 115। The frequency of hypoglycemic episode, seizure is higher with intensive insulin. इंटेंसिव इंसुलिन के साथ ये सारी जो कंडीशंस हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज आ सकती हैं, लेकिन इंटेंसिव के साथ जो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं, माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हम कहते हैं कि जो छोटे लेवल पे जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो इंटेंसिव इंसुलिन के साथ वो जो कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़ी रिड्यूस कर सकती हैं, सच एज रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी कंपेयर टू डायबिटिक रिसीविंग स्टैंडर्ड केयर। इंटेंसिव थेरेपी शुड नॉट बी रिकमेंड फॉर पेशेंट विद लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़। हमने इन पेशेंट में हमने इंटेंसिव थेरेपी को रिकमेंड नहीं करना जिसमें लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, सिग्निफिकेंट माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर किसी में माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है तो तब हमने यूज़ नहीं करना। एडवांस एज है या दोज विद हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस, यानी वो हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस जिनको पता ही नहीं है, जो पेशेंट बोलते ही नहीं है हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन के अंदर, कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करते, फेंट हो जाते हैं और फिर उनको फ़ौरन कुछ देना पड़ता है। इंटेंसिव थेरेपी हैज़ नॉट बीन शो टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द macrovascular complications of diabetes. So that was all from my side. Thank you so much for being watching these videos. Thank you so much. Till then, stay happy and stay blessed.